भारत सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के अंडर लाई है, तो उससे आरबीआई के अंडर लाने से कुछ बैंकों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन लोगों का जहाँ तक अनुमान है, कहना है इस सेक्टर के जानकार लोग कि सरकार ने आरबीआई के माध्यम से इन बैंकों पर शिकंजा कसने की कोशिश की है। ये कहाँ तक सच है सर? बिल्कुल आपकी बात सही है कि सहकारी बैंकों को आरबीआई के अंडर में ला के सहकारी बैंकें जो स्वतंत्र रूप से स्वावलंबी रूप से अपना कार्य करती थीं, उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरी तरफ उनका जो सहकारी चरित्र था, जो कोऑपरेटिव करैक्टर था, उस पर निश्चित रूप से चोट आएगी। जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है या जो कोऑपरेटिव का जो प्रिंसिपल है या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, इन तीनों में बहुत सी चीज़ें कंट्राडक्टरी हैं और कंट्राडक्टरी होने के कारण इनको कार्य में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जहाँ तक आरबीआई सहकारी बैंकों की शिकायतों के आधार पर उनको किया गया, आप तो खुद जानते हैं कि जो तमाम कॉमर्शियल बैंक हैं, आज उनके एनपीए दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। आज तमाम लोग जो है पैसे लेकर के विदेशों में चले जाते हैं, उन कॉमर्शियल बैंक का पैसा वसूल नहीं हो पाता। एक अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक का इस तरीके का मामला हो जाए और उसको सभी कोऑपरेटिव बैंक्स पे शिकंजा कसने का प्रयास किया जाए या उनके कार्यों में बाधा पैदा करने का प्रयास किया जाए, ये उचित नहीं है। सहकारी संस्थाएं स्वयं की बनी स्वावलंबी और स्वतंत्र रूप से काम करने में अपना विश्वास रखती हैं। ये उनका सहकारी चरित्र जो है वो ये कहता है कि सहकारी प्रिंसिपल्स को वो अपनाएं, डेमोक्रेटिक सिस्टम लागू करें और जो मेंबर्स हैं उनकी मदद के लिए, उनकी सहयोग के लिए वो काम करें, तो निश्चित रूप से बाधा आएगी। लेकिन अब सरकार ने कानून बनाया है तो निश्चित रूप से उस कानून के अंतर्गत ही काम करना पड़ेगा। सर, अगला सवाल है कि सन 1996 में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने शुरुआत की थी सहकारी संस्थाओं को टैक्स से बाहर करने के लिए। वहाँ से जब शुरुआत हुई है तो आज सारी सरकारें, चाहे वो गैर भाजपा हों, चाहे वो गैर कांग्रेस की हों, चाहे वो इन्हीं की सरकारें हों, इन्होंने सबने एक ही ढर्रे पर काम करना शुरू कर दिया है। क्या वर्तमान सरकार भी कांग्रेस सरकार के ही ढर्रे पर इनको अलग करने की कोशिश कर रही है? जहाँ तक टैक्स माफ़ करने की बात है, पिछली सरकारों ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और ना मौजूदा सरकार कोई ध्यान दे रही, ना प्रदेश की सरकार ध्यान दे रही। ये जब आप इस बात को जानते हैं कि हमने पहले भी कहा कि सहकारी संस्थाएं किसानों की मदद के लिए काम करती हैं। अगर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अगर किसान के खेत का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनकी खुशहाली के लिए अगर कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। और लेकिन किसी भी सरकार ने, हमने कई बार इस बात को रखा, लेकिन किसी भी सरकार ने इस बात पे बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज सहकारी संस्थाओं का स्वरूप ही अलग होता और सहकारी संस्थाएं चाहे कृषि के क्षेत्र में हों, चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में हों, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हों, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हों, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हों, वो सब गांव गरीब खेत खलिहान के लोगों या जो इस देश के गरीब लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, उनकी सुविधा के लिए ये संस्थाएं सब काम करती हैं और कर रही हैं। हम चाहते हैं कि सरकारों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो गरीब के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनको टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। सर, एक और सवाल है। अभी जो किसान आंदोलन पर निकल के आया कि किसान, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार का एक जो कोर ग्रुप है वो इस चीज़ में
मंथन करने में जुटा हुआ है कि वर्तमान सरकार ने कोऑपरेटिव आंदोलन या कोऑपरेटिव नेताओं को निःशक्त कर दिया है। निःशक्त अगर नहीं कर दिया जाता तो ये किसी तरीके से समझौता करा लेते या किसी तरीके से आंदोलन को दबा देते। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं सर? देखिए, ना तो आंदोलन को दबाया जा सकता है, ना आंदोलन को किसी प्रकार से उनको कमज़ोर किया जा सकता है। देश कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान देश में किसानों की खुशहाली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के विकास में उनकी बहुत अहम भूमिका है। उनको हमने पहले ही कहा कि हमारी सहकारी संस्थाएं केवल उसके लिए काम कर रही हैं, उनकी मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए। तो अगर उनकी मदद और उनके सहयोग के लिए काम कर रही हैं, हम भी चाहते हैं कि किसानों को उनकी उपज का जो लाभकारी मूल्य मिले, वही किसान मांग कर रहे हैं। और हमारी सहकारी संस्थाएं आज भी कानून नहीं है तब भी किसानों के उत्पाद को जो एमएसपी होता है सरकार का, पूरे देश में सहकारी संस्थाएं ही खरीद करने का काम करती हैं। और कोई जो है आगे नहीं आता, चाहे धान की खरीद हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, चाहे दलहन की, चाहे तिलहन की, जो भी है सारी खरीद जो है सहकारी संस्थाओं के द्वारा ही होती है। हम भी चाहते हैं और पूरे देश के लोग चाहते हैं, सरकार भी इस बात को कहती है कि किसानों को एमएसपी जारी रखा जाएगा। हम चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलना चाहिए और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा खरीद होना चाहिए, जिससे जहां सहकारी संस्थाएं भी मजबूत होंगी वहीं किसान को भी जो है लाभकारी मूल्य मिलेगा। आप सर कई संस्थाओं के चेयरमैन रहे। आपके विरोधी लोग ये कहते हैं कि पता नहीं ये किस तरीके से हो जाते हैं, ये काम भी नहीं करते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट में, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गुट और ये कहता है कि नहीं, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट के जनक हैं। तो सर ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, सहकारी क्षेत्र में जो व्यक्ति काम नहीं करेगा या जो ग्रास रूट लेवल से सहकारी संस्थाओं से नहीं जुड़ा होगा, वो कभी के चुनाव के माध्यम से पहुंच ही नहीं सकता। आज हम पूरे संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोग नीचे से प्राइमरी सोसाइटी से चुन करके स्टेट तक, स्टेट से सेंट्रल तक लोग आते हैं और उसी माध्यम से हम लोग भी चुन करके आते हैं। लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है, लोग हमें अपने प्यार और स्नेह से चुनते हैं। दूसरी तरफ जो हमने पिछले वर्षों में काम किया, अगर हमने कोऑपरेटिव के लिए काम नहीं किया होता तो लोग हमें नकार देते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नकार दिया, लेकिन आज अगर हमें उनका प्यार स्नेह मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो हमारे कार्य से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। मैं बृजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए क्रिप्को के चेयरमैन चंद्रपाल सिंह यादव जी से विशेष बातचीत।